सो हेलो एवरीवन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेसमेंट सीरीज। इसमें हम बात करने वाले सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। इसमें हम बात करेंगे सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कंपनीज हमने उनके बारे में बात की, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही फनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपको भी बहुत मजा आएगा। सो जरूर देख। उससे पहले डू विद द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। अब आगे बढ़ते। अब आगे का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसमें जानने वाले भैया के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। वो उसमें आपको बहुत सारा कुछ टिप्स मिलेंगी, बहुत सारा फन होगा, क्योंकि भैया की जर्नी इस रही है, तो वही आपको शेयर करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यूज। टोटली 3 कंपनीज भैया ने ट्राई की है, TCS, वेरिटास एंड न्यूटोनिक्स। सो भैया से सुनते उनकी कहानी, उनके जुबानी। सो भैया। तो यार निशांत, बिल्कुल थोड़ी सी ट्रैजिक कहानी भी बोल सकता हूँ मैं, थोड़ी सी मस्ती वाली कहानी भी, एंड थोड़ी बहुत इमोशनल कहानी भी है, जो मैंने एक्सपीरियंस, जो अपना मतलब एक्सपीरियंस लिया है इंटरव्यू पीरियड से। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इंटरव्यूज में बहुत घबराहट होती है, जैसे जैसे आने लगता है, कंपनी से आने लगती है, बहुत सारा टेंस का माहौल होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करूंगा कि टेंस का माहौल तो रहेगा पूरे इंटरव्यू के टाइम, लेकिन सबसे ज्यादा मजा भी तभी आएगा एंड सबसे अच्छी फीलिंग भी तब आती है। अब जैसे स्टार्ट करें तो TCS, अब मैंने जैसे इन टोटल 3 कंपनी में मैंने इंटरव्यूज दिए थे, TCS, वेरिटास एंड न्यूटोनिक्स, एंड तीनों अलग अलग टाइप के इंटरव्यू हुए थे। TCS वाज, उसका टेस्ट हुआ था जो हमको सेंटर पे देना पड़ा। नेक्स्ट उसका जो इंटरव्यूज होते वो ऑनलाइन हुए ऑन जूम मीटिंग। तो जब टेस्ट देने गए थे, इट वाज, हम लोग रहते हैं चिंचोड़ में एंड जो टेस्ट सेंटर आया वो हड़पसर। अब अच्छे खासे सारे फ्रेंड्स मिलके घूमने फिरने चले गए थे कि चलो घूमने जा रहे हैं हड़पसर तक, टेस्ट भी देके आ जाएंगे साथ में, ऐसा हम लोग सोच के गए थे। तो अच्छा टेस्ट वगैरह दिया, उसके बाद घूम फिरते हुए हम रात में वापस घर गए थे। तो टेस्ट अच्छा गया था, कुछ लोगों के बिल्कुल अच्छे नहीं गए, कुछ लोग के बहुत अच्छे गए, कुछ लोग इंटरमीडिएट। तो जब TCS का टेस्ट हुआ, उसके बाद देन हमको कॉल बैक आया मेल से फॉर इंटरव्यूज। अब TCS का मेरा लगा था निंजा पैकेज, मेरे फ्रेंड्स का लगा डिजिटल। उन्होंने डिजिटल का इंटरव्यू दिया, उनके उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, 3 लोग का पैनल बैठता है, तो 3 लोग का पैनल बैठा था, वो लोग ने इंटरव्यू लिया उसका। अब मेरा इंटरव्यू बड़ा फनी सा गया। हुआ ऐसा कि इंटरव्यूअर ने ज्वाइन किया, इट वाज मैनेजरल इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यूअर ने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया। अब हर इंटरव्यू में जब ऑनलाइन रहता है तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि वीडियोस तो ऑन रहेंगे ना। हाँ, मेरे इंटरव्यू ने वीडियो भी ऑन नहीं किया। अब मैं बैठा हूँ फुल सज धज के, टाई वाई लगा के, एकदम अच्छे से यूनिफॉर्म में बैठे हैं। उसने आके पूछा कि भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक टेस्ट वगैरह का, और आपको क्या क्या आता है और किस चीज में इंटरेस्ट है। तो मैं सब बता रहा हूँ। वो आया था बेचारा डेवलपर रोल के लिए। अब मैंने बता दिया कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। उसने पूरा इंटरव्यू साइबर सिक्योरिटी में ले लिया। इंटरव्यू का सबसे बड़ी बात यही होती है, जो आप उसको बोलोगे उसी पे वो सवाल करेगा। तो जब मैंने साइबर सिक्योरिटी बोला, उसने उसका पूरा इंटरव्यू साइबर सिक्योरिटी में ले लिया। तो वैसा इंटरव्यू क्या मेरा। अब साइबर सिक्योरिटी तो मेरे को आता था, तो मैंने उसको सब बता दिया। तो वो इंटरव्यू वाला फनी गया। मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो बोले हमारा तो और ये लग गया, हमारा तो इंटरव्यू ने और ही किसी से और ही कुछ सवाल पूछा, और ही ऐसा सब चल रहा था। तो बड़ा फनी सीन होता है। और कुछ लोगों को बहुत इंटेंस सवाल पूछे गए, उनके डोमेन से हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्क यही आता है कि जिस हिसाब से आप उस इंटरव्यू को बोलोगे कि मुझे ये चीज आती है, वो उसी पे सवाल आपको पूछेगा। अब कंपनी में तो हर टाइप का काम होता है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर काम तो होता नहीं है।
तो हर एक बंदे के लिए, हर एक डोमेन के लिए काम होता है, वो लोग उस बेस पे इंटरव्यू ले लेते हैं, बाद में जो कंपनी ज्वाइन करोगे वो आपको उस डिपार्टमेंट में उठा देंगे। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो टीसीएस का इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरा एचआर राउंड का कॉल बैक आया, एचआर राउंड भी क्लियर हो गया। एचआर राउंड जब आया वापस में सच धज के बैठ गया अच्छे से। उसने मात्र 4 क्वेश्चन पूछे मुझे पूरे इंटरव्यू में। आप काम कर पाएंगे कि नहीं रात में, आप रिलोकेट कर पाएंगे कि नहीं, आपके हॉबीज क्या क्या हैं, और आपका नाम क्या है। ये 4 क्वेश्चन उसने पूछा था। टीसीएस का फाइनल राउंड हुआ और टीसीएस का ऑफर भी मुझे आ गया। उसके बाद आई थी बड़ी कंपनी वेरिटास, जो आई थी 12 लाख के लिए पैकेज, 12 लाख के पैकेज के लिए, और उसका जॉब रोल भी मेरे डोमेन से सिलेक्टेड था। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि यार इसमें तो अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी है, तो एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा आगे चल के। सो जो हमारा ड्राइव डे होता है प्लेसमेंट का, उसमें अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया, राउंड्स होते हैं। 4 राउंड थे वेरिटास के लिए। राउंड 1 वाज ऑनलाइन टेस्ट, राउंड 2 टेक्निकल इंटरव्यू, राउंड 3 मैनेजरल एंड राउंड 4 एचआर। ऐसे 4 राउंड्स थे। मैं और मेरे 2 दोस्त, हम तीनों साथ में बैठे थे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। और उसी दिन प्री प्लेसमेंट टॉक भी होता है। कुछ कंपनीज का पहले हो जाता है, वेरिटास का उसी दिन हुआ था। प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ, जिसमें कंपनी के एचआर मैनेजर ये लोग बैठते हैं बच्चों के साथ और कंपनी के बारे में डिस्कशंस होते हैं। तो वो टॉक के बाद हमारे ऑनलाइन टेस्ट था। अब ऑनलाइन टेस्ट में बैठे तो वेरिटास के लिए 253 बच्चे हमारे कॉलेज से बैठे थे। उसमें से 45 शॉर्टलिस्ट हुए ऑनलाइन टेस्ट में। तो जब मैंने बोला था भीड़ हटती है, तो भीड़ कैसे हटी? 253 में से सिर्फ 45 बच्चे। अब 45 बच्चों के ही इंटरव्यू होंगे। कुछ बच्चे जो उस टाइम पे इंटरव्यू की तैयारी वगैरह करके भी आए थे 253 में से, कुछ बच्चे तो सिलेक्ट ही नहीं हुए, तो उनको तो मौका ही नहीं मिला। तो ऑनलाइन टेस्ट सबसे मैंडेटरी इसलिए है। एंड ऑनलाइन टेस्ट जो वेरिटास का हुआ था, जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ कंपनीज कोडिंग लेती हैं, कुछ कंपनीज नहीं लेती। इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन। वेरिटास आई थी नेटवर्क डोमेन के लिए, उसने नेटवर्किंग के सवाल पूछे और उसी में से उसके, और वो होता है हैकर रैंक प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम कंपनी का हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे होता है। तो उसमें आपका जो रैंकिंग आता है उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट टॉप 45 बच्चे सिलेक्ट हो गए, वही बच्चे सेकेंड राउंड के लिए गए। अब हमारा लंच तक तो आ गया, सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के आधे बच्चे घर चले गए, बोले चलो बाकी का देखा जाएगा। 2 बजे हमारा आया टाइम टेक्निकल इंटरव्यू का। अब यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको तैयारी करनी होती है इंटरव्यूज की 3rd ईयर के स्टार्टिंग में। उसमें आप अपने कोर कंसेप्ट्स पढ़ते हो, अपनी पढ़ाई चालू करते हो जो सब्जेक्ट के बारे में, करेक्ट? तो मैं ये मानता हूँ कि जितना भी आप पढ़ लोगे, लास्ट में कुछ चीजें तो बची जाती जो नहीं पढ़ी होगी, कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते जो नहीं पढ़ी होती। अब उस चीज, अगर ये समझो कि अगर वही चीजें इंटरव्यू में पूछ, तो उसको कैसे टैकल करोगे? तो ये चीज मेंशन करने के लिए मैं बताऊंगा कि जैसे 2 बजे हमारा इंटरव्यू था, तो सबसे अच्छी बात इंटरव्यूज में ये होती है कि आपके पास बाकी लोग भी होते हैं जो साथ में आपके इंटरव्यूज देने वाले होंगे। 45 बच्चे हैं मेरे आसपास, अब इंटरव्यूज देंगे, तो जैसे उन्होंने कुछ पढ़ा है वो मैं सुन, जो मैंने पढ़ा है वो लोग सुन लेंगे, तो दोनों का नॉलेज बढ़ा, दोनों को चीजें पता चल गई। ऐसे टाइप में होता है। तो जब मेरा 2 बजे था, सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आपको ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं वो पता नहीं चलते, सबसे पहले आप ही जा रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए गए, मेरा इंटरव्यू चला 40 मिनट। अब उसमें टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ये होती है कि बातें, जैसे मैं बोला, बातें करनी होती है। तो इंटरव्यूज बहुत फ्रेंडली रहते हैं, तो डरने की तो बात होती नहीं कि वो सवाल कठिन पूछेगा या बहुत खड़ूस रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बहुत फ्रेंडली रहेंगे आपसे, एकदम आपस में जैसे 2 लोग हम जैसे निशांत और मैं बात करें, वैसे ही लगेगा कि वैसे ही इंटरव्यू चल रहा है। तो जैसे जैसे आपको सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि वॉक थ्रू योर रेज्यूमे, एंड यही सवाल आपको मैनेजरल में भी पूछ सकते हैं और एचआर में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने रेज्यूमे को डिस्क्राइब करते हैं, उनको पता चलता है कि आपको खुद के बारे में कितना पता है, खुद
खुद की जो आपने चीजें की हैं उसको कितने अच्छे से आप बता पाएंगे उस इंटरव्यू में। तो उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं ये बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन में ये बोल सकते हैं। जब वो बोलते हैं ना गिव अस योर इंट्रोडक्शन, आप ये चीजें उसमें बोल सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट तो वैसे ही किया था, मैं बोलते गया अच्छे से टेक्निकल, उसने सवाल उन्होंने पूछना चालू किया, सब आंसर करते करते मेरा 40 मिनट लगा चला। अब सबसे फनी बात ये थी कि मेरे जो दोस्त थे उनका डोमेन है नहीं, वो तो उठ के आ गए थे भैया घर से कि हम तो इंटरव्यू देख के आएंगे कैसा होता है इंटरव्यू। तो वो तो घर से उठ के आ गए थे, उन्होंने भी सेम ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया, कोई टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बैठ गए। लकीली उनका टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए बैठ गए। अब इंटरव्यू भी उनका चला अराउंड 15, एक का 15 मिनट चला, एक का 30 मिनट चला। उनको इस डोमेन के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो सबको रहता है। तो उनने उसी के बेसिस पे अपना इंटरव्यू निकाल लिया। एंड जब मैंने कहा था हॉबीज मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बहुत खतरनाक भी रहता है, क्योंकि हॉबीज के बारे में आपको एकदम अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने म्यूजिक मेंशन किया है, म्यूजिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ट्रैवलिंग मेंशन किया है तो आपका कुछ ट्रैवल पीरियड या ट्रैवल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो करंट में चल रहा हो या उसमें। तो जो मेरा फ्रेंड था उसको टेक्निकल क्वेश्चंस तो आते नहीं थे, उसने मेंशन किया था फुटबॉल, और जो उसका इंटरव्यूअर था वो भी फुटबॉल फैन निकल गया। तो दोनों ने फुटबॉल के ऊपर बात ही कर ली और उनका इंटरव्यू निकल गया अच्छे से। तो ऐसा भी होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप थोड़े बहुत नॉलेज से अपना इंटरव्यू निकाल सकते हैं। बस बात कहाँ थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कौन से मोमेंट पे उससे कैसी बातें करोगे, ताकि सामने वाले को लगेगा कि वो सामने वाला बंदा अच्छे से बातचीत तो कर सकता है एटलीस्ट, और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है। इस वे में निकाल लिया। अब फनी बात ये हुई कि मेरा सबसे लंबा चला था, इन दोनों का कम कम चला था। अब इन दोनों का सेकेंड राउंड के लिए, जो नेक्स्ट राउंड था, थर्ड राउंड मैनेजर के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए मैसेज आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, और मेरा आया नहीं। मेरा 2:40 को जब इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरा आया है 6:30 बजे शाम को सिलेक्शन कि 6:30 बजे आया। मेरे को एक कॉल आया था एचआर वाले से कि आपका मैनेजर के लिए सिलेक्शन हुआ है। वो 4 घंटे मैं बस बैठ के यही सोचा था कि मेरा कैसे नहीं हुआ और बाकी का हो गया। तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो सबको आएगी। लेकिन उसी पॉइंट पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे कि तेरा भी हो जाएगा, तो टेंशन मत। तो वो 4 घंटे मेरे को सबने सपोर्ट किया, मेरे टीचर ने, मेरे बाकी दोस्तों ने, मेरे कंपेटिटर्स जो साथ में इंटरव्यू के लिए बैठे, सबने हेल्प की। तो वो इंटरव्यू जब माहौल बनता है तो वो बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो 6:30 बजे आया मेरा, तो बाकी तब तक 6:30 बजे तक इन दोनों का एचआर राउंड भी खत्म हो गया, फाइनल राउंड भी खत्म हो गया था, और सब लोग बैठे थे। शाम हो गई है, कॉलेज में बैठे हैं, बहुत कम बच्चे बाकी हैं, बाकी सबके रिजेक्शन होके सब लोग घर चले गए। 6:30 बजे मुझे कंपनी के एचआर से कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए, मैनेजर के लिए, आप बैठ जाइए। मैंने 7:30 को मेरा राउंड दिया, और 8 बजे मैंने अपना फाइनल राउंड दिया, एचआर राउंड। और सबसे फनी बात यह हुई कि कॉलेज में लाइट चली गई। तो अब अंधेरा और ऑनलाइन है, तो कैसे करेंगे? तो जितने भी मेरे वहां पे बचे हुए दोस्त थे, टीचर्स थे, सब लोग मेरे ऊपर फ्लैश लाइट लेके खड़े हैं कि भैया आप इंटरव्यू दो। तो फ्लैश लाइट की लाइट में मैंने अपने एचआर से बात की है, और इस बात पे एचआर से भी हमारा अच्छा खासा मजाक हो गया। वो भी एकदम फनी मोमेंट हो गया था, तो अच्छे से बातचीत अच्छी हुई। तो ऐसा एक्सपीरियंस था वेरिटास, बहुत फनी एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा भी था, इमोशनल भी लगा, क्योंकि सब लोग हेल्प बहुत अच्छे से कर रहे थे। एक माहौल अच्छा बन जाता है उधर, सब लोग हेल्पिंग वाला माहौल बन जाता है। तो ऐसे इंटरव्यूज दिए थे हमने रात में। सो 2-3 चीजें सीखने से यही है कि भले ही आपका कंपेटिटर हो आपके साथ, लेकिन उसको उतना ही सपोर्ट करो, क्योंकि जब आपके खुद पे आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो कैसा लगता मुझे, तब आप सामने वाले की कंडीशन समझ सकते हो कि अगर उसका नहीं होगा तो उसको कैसा लगता। तो उस वे में एक दूसरे को हेल्प बहुत करते हो। तो एक चीज तो ये हो गई। एंड दूसरी ये कि भले ही आपको उस टॉपिक के बारे में
बहुत कम नॉलेज हो, लेकिन आप दूसरे लोगों से उसी टाइम, इंटरव्यू प्रोसेस चलते टाइम ही दूसरे लोगों से पूछ सकते हो कि इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन, एंड उसी टाइम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आप दूसरे टॉपिक पे उससे बात कर सकते हो ताकि आपका इंटरव्यू अच्छे से निकल जाए। तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट जो आया, फिर हमको सैटरडे हमारा ड्राइव खत्म हो गया था और ट्यूसडे तक रिजल्ट आ गया कि तीनों का सिलेक्शन हो गया कंपनी में। तो अच्छी बात थी, ऑलमोस्ट 21 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो 45 में से 21 फाइनली सिलेक्ट हुए, जो 45 सिलेक्टेड हुए उसमें से। तो और फिर आया नेक्स्ट न्यूटेनिक्स का। अब न्यूटेनिक्स में ऐसा हुआ कि जो मोड था, जो इंटरव्यूज के मोड थे, दैट वाज ऑफलाइन। और पैनल आया था बैंगलोर से, वो आके बैठा, 5 पैनल आए थे, एक एक रूम्स में सबको बिठा दिया था एंड फेस टू फेस इंटरव्यूज थे। अब ये ऐसा टाइप का जो इंटरव्यू था वो पहली बार हो रहा था, तो सब लोग और ज्यादा डरे हुए थे कि सामने ही बंदा बैठा है, तो ऑनलाइन में कुछ पढ़ भी पाते हैं या कुछ कोई बता देता है आसपास से, अब वो भी नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे न्यूटेनिक्स में ऐसा हुआ था कि हम सब लोग फिर वापस बैठे ऑनलाइन टेस्ट के लिए, लेकिन मेरे बाकी दोनों का क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उनका डोमेन नहीं था, टफ क्वेश्चन आए थे। एंड न्यूटेनिक्स आई थी 22 लाख के लिए, 2012 की। सो ड्रीम कंपनी थी, तो अब बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। एंड जैसे मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि सीजीपीए क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, जब आपका सीजीपीए 8 या 7 या 6, अगर 6 भी आपका मेंटेन्ड है तो बहुत सारी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो बैठने। जब कंपनी स्टार्टिंग में आती है तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देती है कि अगर आपका सीजीपीए इसके ऊपर है तभी आप उस कंपनी के लिए बैठ पाओगे। तो जो मेंटेन करना होता है सीजीपीए, वो इसी के लिए होता है। तो वो अगर आपका मेंटेन है देन ओनली यू कैन सिट फॉर द ऑनलाइन टेस्ट, वरना ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहते। सो इसलिए इंपॉर्टेंस होता है उसका। तो मेरे फ्रेंड्स का अगेन 106 बच्चे बैठे टेस्ट के लिए, उसमें से सिर्फ 34 बच्चे सिलेक्ट हुए ऑनलाइन टेस्ट में फॉर द सेकेंड राउंड। अब न्यूटेनिक्स बड़ी कंपनी थी, बड़ा पैकेज था, तो उसके 5 राउंड हो गए। वेरिटास में 4 थे, इसके 5 राउंड हो गए। इसमें 2 टेक्निकल राउंड हो गए। तो अगेन फर्स्ट राउंड क्लियर करके सेकेंड टेक्निकल, मतलब जो टेक्निकल राउंड था उसके लिए बच्चे गए। तो सब सेम माहौल, सब एकदम सेम था। बट फर्स्ट टेक्निकल राउंड क्योंकि फेस टू फेस था, बहुत सारे लोग डर जाते उस मोमेंट पे कि फेस टू फेस बंदा बैठा है ना, तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस आ जाती है। तो फर्स्ट राउंड में 34 में से सिर्फ 8 बच्चे सिलेक्ट हुए टेक्निकल फर्स्ट राउंड। अब उस वे में और बच्चे डर गए कि कैसे होगा, तो फिर वो 8 बच्चों में से जो टेक्निकल राउंड सेकंड था वो और भी टफ रहता है, थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसे ही था। तो जब मैं पहले टेक्निकल राउंड के लिए गया, फर्स्ट टेक्निकल राउंड के लिए, वहां पे मेरे को आता था, मुझे पता था कि क्या पूछेंगे वो, मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा बाद में था। तो जो पहले बच्चे गए थे मैंने उनसे पूछ लिया था, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भले ही उसको कह सकते हो कि आपने थोड़ी सी बहुत चीटिंग की है बाकी बच्चों से पूछ के, लेकिन भाई प्लेसमेंट तो चाहिए, तो करना तो पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उनसे पूछो, जो बाहर आ रहे हैं इंटरव्यूज में से, उनसे पूछो कि आपको क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, जो क्वेश्चन नहीं आया उसका क्या जवाब है, ये ढूंढोगी उसी टाइम पे। तो जब वो सेम क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस बन सकते हैं, तो यू कैन आंसर वेल। ये इंपॉर्टेंस रहता है उसका। तो नेक्स्ट फिर फर्स्ट राउंड जब किया था, तो एक फनी बात ये हुई थी कि मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है इंटरव्यू टाइम पे कि इंटरव्यू को मुझे याद रखना चाहिए, क्योंकि भीड़ से उठना है ना, वो इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू ले रहा है, तो मुझे याद कैसे रखेगा वो, मेरा फीडबैक कैसे देगा। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में ऐसा हुआ था कि मैंने उसको एक अपन बोलते ना मक्खन लगाना, उसको मस्का लगा दिया कि आप ना वो जो इंटरव्यूअर जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, वो और मेरा एक फ्रेंड बहुत सिमिलर दिखता था। तो ऐसा लगा कि फिर मैंने उनको यही बोला कि ऐसा लग रहा है मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा हूँ, तो उनको बड़ा अच्छी लगी ये बात। तो ऐसा लगा कि फिर उन्होंने मुझे याद रखा कि उनके दिमाग में ऐसा कोई अलग बात बोल के गया कोई, तो उनके दिमाग में ऐसा रह जाता।
तो ऐसे टाइप की चीजें भी करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको भीड़ से ऊपर उठना है, आपको अपना कंपटीशन जो है उसको नीचे लाके आपको खुद को अलग दिखना है, तब वो आपको याद रखेंगे, तब आपका नाम याद आएगा ऐसा। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है। फिर अगेन सेकेंड राउंड आया, उसमें भी ऐसे ही था, उसमें छोटे से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो पूछे, उसमें भी उन्होंने ऐसी बातें की, तो वो राउंड भी फॉर्चुनेटली मेरा क्लियर हो गया था। तो सेकेंड टेक्निकल राउंड में सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, उसको क्लियर किया सेकेंड राउंड को, एंड फाइनल मैनेजरल के लिए सिर्फ 2 ही बच्चे गए। उसके बाद भी एक राउंड बाकी था, मैनेजरल के लिए सिर्फ 2 बच्चे गए, उसके बाद भी एक राउंड बाकी था, विच वाज फाइनल एचआर राउंड। तो मैंने मैनेजरल भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फाइनल राउंड था एचआर, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम 2 ही बच्चे थे एचआर के लिए भी, मैं और मेरा एक और क्लासमेट था, बट हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाते हैं, उनके प्लेसमेंट के हर साल एक प्रॉपर नंबर निकालते हैं, वो उस नंबर जैसे ही वो फुलफिल हो जाता है उतना रिक्रूटमेंट, वो लोग स्टॉप कर देते हैं अपना प्लेसमेंट। तो मे बी ये रीजन हो सकता है, मे बी कोई और रीजन हो सकता है, मे बी शायद मैं इतना केपेबल उनको नहीं दिखाऊं कि कंपनी में सिलेक्शन है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आई ट्राइड माई बेस्ट ऑल्सो माई फ्रेंड। सो ये मेरा बहुत फनी, बहुत डिफरेंट अलग अलग कंपनी से इंटरेक्शन, एंड उसके बाद मेरे को और मौका नहीं मिला इंटरव्यूज देने का, क्योंकि मेरा वेरिटास में सिलेक्शन हो चुका था। सो इसलिए that's all the experience I got. So यार, जैसे आपने पहले बताया था कि फनी, इमोशनल, नर्वस, सीरियस, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस 100% जस्टिफाई करता है। जैसे आपने अलग अलग 3 राउंड्स बताए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे इंटरव्यू कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब क्या हमारे कंप्लीट टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं या फिर सोशल क्वेश्चन होते हैं, रेज्यूमे वगैरह, तो सारे डाउट्स आपने क्लियर किए। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी डाउट्स होता है कि ऑफलाइन इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए, क्या तो मुझे तो बोलना भी नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज से वगैरह, बहुत सारे ऐसे अंदर से वो ऐसे फील कर देते कि मुझे कुछ नहीं आता, उनके लिए अल्टीमेट कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और अल्टीमेट वो रिजल्ट पे उसका इफेक्ट दिखता है। आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि अगर आप कुछ नहीं आता तो बच्चों से पूछो जो इंटरव्यू दे के आए, क्योंकि इसके बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं, ये मैंने भी देखा है और बहुत सारे लोगों ने इसको भी किया हुआ आपके तरफ। So this was all about interview experience of TCS, Veritas and Nutanix. I hope आपको तीनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छे लगे होंगे। और भैया ने जैसे बताया कि ये जो तीनों कंपनियां थी, ये ड्रीम कंपनी थी, तो बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं इनमें एक प्लेस होने के। सो अगर आप इनके लिए ट्राई करते हैं तो इस एक्सपीरियंस के जो लेसन्स आपको मिले इन्हें जरूर याद रखें। नाउ अब तक जो सारी चीजें हो चुकी, ये आपको प्लेसमेंट का पैकेज है, ये आपने अगर अब तक सुना है तो आप, मैं गारंटी नहीं सकता हूँ कि प्लेसमेंट आपकी 100% निकल जाएगी। सो बट अब का जो लास्ट राउंड है इस सेशन का, वो है Q&A से। इसमें जो क्वेश्चंस है वो भैया को भी नहीं पता कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्री डिसाइड किए थे, बट उनके आंसर ऑलमोस्ट भैया ने सेशन में दिए थे, तो उनका भी कुछ मीनिंग नहीं है। अब स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन रेडी करते और भैया से पूछते। सो लेट्स स्टार्ट। सो भैया ये बताओ कि जो हमारे इंजीनियर के 4 ईयर होते हैं, उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट ईयर कौन सा आता है, और उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, नर्वसनेस होती है, एग्जाम का भी टेंशन होता है, और ऊपर से फैकल्टी भी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है कि आपकी प्लेसमेंट भी आ रही है, एकेडमिक भी स्कोर करना है, और फैमिली भी डालती है भैया एक साल बचा है, तो कहाँ घूमने जा रहा है, प्लेसमेंट क्या है, स्टडी को। तो आप बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट आपके, सबसे पहले तो मैं 2-3 एस्पेक्ट में बताऊंगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कौन सा साल कौन सी चीज करनी चाहिए, तो बहुत स्मूथली निकल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान से नहीं चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक वाइज तो मैं बोलूंगा सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आपकी मैक्सिमम पढ़ाई जो रहती है, मेन पढ़ाई जो आपके प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपके एकेडमिक में भी इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंड ईयर में जो कंसेप्ट आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो मैं कहूंगा कि सेकेंड ईयर से अगर ध्यान देना चालू किया, और सेकेंड टू थर्ड ईयर अगर आपने जितना ध्यान दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड ईयर का जो स्टार्टिंग रहेगा उसमें आपको डबल काम करना होगा, आपको कंसेप्ट्स भी पढ़ने होते हैं और आपको प्लेसमेंट की तैयारी भी करनी होती है, जो खुद की पढ़ाई करनी होगी।
तो ये दोनों चीजें काम करने पड़ते हैं। तो और घूमना हमेशा फाइनल ईयर में होना चाहिए। अभी जैसे खुद का एग्जांपल ले लूं मैं और मेरे जो 2 दोस्त हैं, हम तीनों का प्रोजेक्ट ग्रुप भी है और हम तीनों वेरिटास में भी प्लेस हो गए। तो हमने सोचा चलो बैंगलोर घूम के आते, तो हम लोग बैंगलोर घूम के भी आ गए। सो ऐसा मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारा प्लेसमेंट से जो टेंशन था वो क्लियर आउट हो गया। वी वर ऑल फ्री। हमारे कॉलेज में भी अभी पढ़ाई उतनी स्पीड में नहीं चल रही थी फाइनल ईयर की, तो हम लोग घूम फिर के आ गए। तो जो घूमना फिरना है वो साल भर चलता रहता है, लेकिन जब सेकेंड ईयर चालू होता है यू शुड सीरियसली फोकस ऑन योर academics and on your topics which are important for your placement। एंड थर्ड ईयर से तो अगेन आपको दोनों काम में एडवांस्ड होना होता है कि प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वो चीजें अलग है, एंड आपकी एकेडमिक्स तो इम्पोर्टेंट है। सो सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट नेटवर्क्स एंड कनेक्शन। तो एज हमने बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जितने ज्यादा आपके नेटवर्क है उतनी ज्यादा आपकी रीच होती है, कि आप लाइक नेटवर्क्स आपके इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप सामने वाले बंदे को आप बताओ कि आप कौन हो, तो वो आगे जाके किसी और लोगों को बता सकता है कि आप कौन। तो भैया ये बताओ कि नेटवर्किंग कैसे करें, मतलब कनेक्शंस कैसे बढ़ाए। अल्टुगेदर हम ऐसे कह सकते हैं कि लिंक्डइन का इफेक्टिव यूज कैसे करें। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत लोगों से कांटेक्ट में है जो बहुत शाय होते हैं, जो ज्यादा बातें नहीं करते, जो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, जो हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट्स टाइप। तो उनके लिए ही मोस्टली है, क्योंकि ऐसा रहता है कि वो लोग किसी से बात करने में बहुत शर्माते हैं, अपने कोई भी नहीं। अब कनेक्शंस का सबसे मेन मोटिव क्या होता है? सबसे मेन मोटिव है टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल एंड टू नो अदर पर्सन्स जॉब, जो वो काम नए कर रहे होंगे या कोई नई इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी, तो वो जानना है हमें। कनेक्शंस का मेन रीजन तो वही है। तो नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस सबसे अच्छा बनाना होता है सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में यू मेक फ्रेंड्स, लेकिन सेकेंड ईयर से आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस बनना चालू होते हैं। तो जैसे जैसे आपके नए कनेक्शंस बनते जाएंगे, आपको अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वो कैसे बनाएंगे? ज्वाइनिंग क्लब्स। अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में आप ज्वाइन करिए क्लब्स। अगर आपको सोशली अपने कनेक्शंस बनाने हैं, गो थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन पे इतने सारे लोग ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ चुके हैं और अपने इतना पोस्ट करते हैं, इतना इंफॉर्मेशन देते हैं कि यू कैन गेट मैक्सिमम नॉलेज आउट ऑफ इट। वहां पे आपको जॉब पोस्टिंग्स भी मिल सकते हैं, वहां पे आपको नए लोग भी मिल सकते हैं। उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उनसे बात करना चालू कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि मैं भी इस फील्ड में आना चाहता हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। सो इसके थ्रू नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस आप बनाना चालू करेंगे तो एक बहुत अच्छा है। सेकेंड मोस्ट थिंग इज यू एक्सप्रेस योरसेल्फ आउट। अभी जैसे मैं इतने सालों से या इतने लोग, मतलब जब मैंने फर्स्ट ईयर से चालू किया, मैंने फर्स्ट ईयर में फैसा कंडक्ट कराया था मेरे कॉलेज में, दैट इज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एसोसिएशन का जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने वो होस्ट किया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में आया, मैं पब्लिक के सामने आया, आई वाज ऑन स्टेज, तो बहुत सारे लोग मेरे को पहचानने लगे। वहां से मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला, उनके अलग अलग थॉट प्रोसेस जानने का मौका मिला। वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो लोग किस चीज पे काम करेंगे, वो लोग क्या सीख के आए हैं, क्या सीखने वाले हैं, ये चीजें मालूम चलना चालू हुई। तो यू मेक फ्रेंड्स एंड यू मेक कनेक्शंस। तो आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सेकेंड ईयर तक आते आते आई जॉइन क्लब्स। मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि मेरा नाम हर जगह पॉप आउट होना चालू हुआ। इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, इवेंट्स को हैंडल करना चालू किया, बहुत लोगों के साथ बात करनी पड़ती। जब आप एक पूरा इवेंट हैंडल करते हैं कॉलेज में, एक फेस्टिवल हैंडल करते हैं, तो आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से बातें होती हैं, उसके थ्रू आपके कनेक्शन बनते हैं एंड वही आपके इस्तेमाल आते हैं रेफरेंसेस में। अब मुझे प्रोजेक्ट एक मिला था मेरे एचओडी से। वो कैसे मिला? जो एक फ्रेंड था मेरा, उसको मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया कि आप ये प्रोजेक्ट पे काम करो। उसने बोला ये मेरे डोमेन का है ही नहीं। उसने वो प्रोजेक्ट उठा के बोला मेरे को दे दो, और वो प्रोजेक्ट मुझे करने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं वो बंदे को जानता था, वो मुझे जानता था, उसको पता था कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ उस प्रोजेक्ट। इसके थ्रू कनेक्शंस का बहुत हेल्पफुल रहती है कि आपको नई चीजें मिलती है अगर आप दूसरे लोगों से कनेक्शंस बनाओ। सो क्लब्स, सोशली यू शुड बी एक्टिव। लोगों से बात करने में नहीं घबराना चाहिए।
जो आप बात करना चाहते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग, एक लोगों ने बहुत घबराते हैं लोग एक पब्लिक में खड़े होकर बात करना या एक मास से बात करना, सो वो हटाने के लिए यू शुड बी, आपको छोटे से स्टार्ट करना है। सीधा 500 लोग से नहीं बात करनी, 3-4 लोगों के ग्रुप से बात करो, फिर थोड़ा और अपने क्लास में बातचीत चालू करो। सो ऐसे ही अपना कनेक्शन बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कि हमारे जो सोशल क्लब होते हैं, अब बहुत सारे हर कॉलेज में इंट्रो होता है सोशल क्लब्स का कि हमारा क्लब ज्वाइन करो, हमारा क्लब ज्वाइन करो, बट अपॉर्चुनिटीज इतने सारे, और एक इसे से है कि हैविंग टू मेनी अपॉर्चुनिटीज इज आल्सो डिस्ट्रैक्शन। तो हमें जो सोशल क्लब्स होते हैं उनके ऊपर कितना फोकस करना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम पूरी तरह से वहाँ पे चले गए और हमारा ये रह जाए और आगे हमारा कुछ ध्यान में और आगे के करियर पे हमारा फोकस हट जाए। तो इसे कैसे हैंडल करें? तो एज आई मेंशन, क्लब्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही क्लब्स इंपॉर्टेंट है जो आपके करियर को सपोर्ट करें या आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करें। अब मैं पर्सनली, जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने स्टार्ट किया था ईसेल क्लब से। इट वाज एंटरप्रेन्योरशिप सेल क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। उस क्लब में इंफॉर्मेशन सेशंस और ये इसके बारे में डिस्कशंस होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चीजें होती है, उसके ऊपर सेशंस अलग अलग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था हमने। सो उस क्लब में मेरा मेन मोटिव था कि मुझे तो काम करना पसंद था, मुझे पब्लिक में रहना बहुत पसंद है, मुझे पब्लिक से बात करना बहुत पसंद है एंड स्टेज पे रहना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया था, मैंने लोगों से बात करना चालू किया। अब मेरा कनेक्शन बना उस एंटरप्रेन्योर से, उससे मैंने बात की, मैंने काम किया, मैंने उस बंदे को इनवाइट किया फॉर अ सेशन इन माय कॉलेज। तो इसके थ्रू मुझे उसकी नॉलेज मिली, सेशन हुआ तो ऑब्वियसली नॉलेज मिलेगी। तो जब क्लब स्टार्ट करते हैं अपने मोटिव को याद रखना चाहिए, या क्लब ज्वाइन करते हैं तो अपने मोटिव को याद रखो कि मेरे को ये जो चीज पर्टिकुलर चीज है ये कहाँ हेल्पफुल रहेगी मेरे करियर पॉइंट ऑफ व्यू में। अभी आई वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ टॉकिंग, मेरा जो स्टेज स्पीकिंग और एक वो जो पब्लिक स्पीकिंग जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग था। मुझे क्या डेवलप करना था, मुझे इंफॉर्मेशन की कमी थी कि इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कितना इंफॉर्मेशन मुझे है, इसलिए मैंने वो क्लब ज्वाइन किया। नेक्स्ट जब आई वॉज ऑल रेडी कि मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, मैंने अपना क्लब स्विच मारा। मैंने कहाँ स्विच मारा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्लब स्टार्ट करने के लिए। कौन सा क्लब? कोडिंग क्लब। कोडिंग क्लब मैंने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मिलके स्टार्ट वापस किया अपने कॉलेज के लिए। उसमें मुझे मौका मिला टू अगेन स्पीक विद पीपल, और जो दूसरे बच्चे हैं जो स्ट्रॉन्ग है अपने फील्ड में, जैसे वेब डेवलपमेंट में जो लोग स्ट्रॉन्ग है, जो AI/ML में स्ट्रॉन्ग है, ऐसे अलग अलग हमने सब सेक्शंस चालू किए। उसमें जो लोग स्ट्रॉन्ग थे उन लोगों को इनवाइट किया, वो लोग हमारे क्लब के हेड मेंटोर बने एंड फिर उन्होंने अपने कोर्सेज शेयर करना चालू किया, अपने सर्टिफिकेशंस के बारे में शेयर करना चालू किया, कुछ इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के वो शेयर करना चालू किया। तो मुझे भी सीखने मिला। तो एट द प्रेजेंट मैं अपनी लीडरशिप स्किल्स सुधार रहा था क्योंकि आई वाज लीडिंग द क्लब। मैं अपनी जो टेक्निकल स्किल्स है वो सुधार रहा था, प्लस मैं अपने नॉलेज गिविंग स्किल्स, अब मुझे नॉलेज था साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो मैंने अपनी नॉलेज गिविंग स्किल्स जो एक टीचिंग स्किल बोल सकते हैं, शेयरिंग स्किल बोल सकते हैं, वो भी इंप्रूव हो रही थी। तो मैंने उसको ध्यान में रखा था और मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं ये एक्सपीरियंस अपने रेज्यूमे पे लिखूंगा, इट वुड लुक वेरी नाइस ऑन माय रेज्यूमे कि मैंने क्लब को स्टार्ट किया एंड उसको लीड किया आगे। सो मैंने ये सोच के ज्वाइन किया। अब मेरी टिप लोगों से यही रहेगी कि आप अपने दिमाग में अपना मोटिव याद रखें कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, पीछे कहाँ पे आप कहाँ पे वीक हैं, वो चीज सुधारने के लिए आप उस पर्टिकुलर क्लब को ज्वाइन कीजिए। सेकेंड पॉइंट, एक और मोटिव हो सकता है क्लब ज्वाइन करने का कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है। आपका इंटरेस्ट जो फील्ड में है, जो काम करने में है, आप उसका क्लब ज्वाइन कीजिए, उस कम्युनिटी को सपोर्ट करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो उसमें, आपको सीखने बहुत मिलेगा क्योंकि बाकी लोग भी वहां पे प्रेजेंट है सेम माइंडसेट और सेम इंटरेस्ट के साथ, तो वहां पे आपको सीखने का मौका मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लब। It was all perfect. Now next question is about
आपने जैसे पिछले हमने सेशन में डिस्कस किया, आपने अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत डिस्कशन किया कि उन्होंने ऐसे हेल्प की मुझे, उनके साथ मैंने क्लब वगैरह फॉर्म किया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स लाइक दैट हु सपोर्ट्स यू टिल द लास्ट एंड, या फिर आपके सक्सेस की तरफ हाथ बढ़े, ऐसे फ्रेंड्स कैसे बने? ना कि ऐसे फ्रेंड जो हमारी प्रोग्रेस के ऊपर जेलस हो वगैरह। नहीं, बिल्कुल एंड बिल्कुल सही मेंशन किया कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहेंगे कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे एंड कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहेंगे जो आपके साथ जेलस हो सकते हैं या आपकी सक्सेस पे खुश ना होंगे। एंड हर एक इंसान अपने लाइफ में ऐसे लोगों के अक्रॉस आएगा, लाइक उनसे मिलेगा। तो सबसे स्मार्ट मूव तो यही है कि जो फ्रेंड्स बनेंगे ना उनको अनबायस्ड बनाना। पहले जितने फ्रेंड्स बना सकते हो बनाना। मेरा मंत्र जो है कि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, मुझे नए लोगों से बात करना बहुत पसंद है, तो मेरे को जितने लोग मिले मैंने सबको अपना फ्रेंड बनाने का ट्राई किया। बात वहां है कि जो सच में आपका फ्रेंड रहेगा वो लास्ट तक रुकेगा और सब आपके 3rd ईयर तक आते आते आपको मालूम चल जाएगा कि कौन आपका अच्छा फ्रेंड है। एंड जब मैंने अपना क्लास में फ्रेंड्स और ग्रुप बनाया था, luckily I got those friends who were very good in their studies also and in their co-curricular things also. दोनों सिर्फ पढ़ाकू लोग या सिर्फ मस्ती करने वाले लोग कभी हेल्पफुल नहीं हो सकते। जब कुछ वही लोग, मेरे हिसाब से तो वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो दोनों में अच्छे थे। अब दोनों में अच्छा रहना ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ाई में एकदम ही टॉप या मस्ती में एकदम टॉप। मीडियम, एवरेज, बैलेंस्ड लाइफ इज वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ जो जिस तरह का आपका माइंडसेट है वैसे ही टाइप के आपके फ्रेंड्स भी बने, लेकिन ट्राई टू मेक दोज फ्रेंड्स हु आर गुड इन बोथ द थिंग्स, जो दोनों चीजें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो सिर्फ क्लास में बैठा रहेगा वो सिर्फ क्लास की पढ़ाई कर सकता है, लेकिन जो क्लास की भी पढ़ाई करे और बाहर टीचर्स के साथ बात करे, नई चीजों के बारे में बात करे, मस्ती भी उसी टाइम पे बहुत अच्छी कर सकता है, वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहेंगे। एंड ट्राई टू मेक दोज फ्रेंड्स। एंड जो ऐसे टाइप के लोग रहेंगे ना वो आपको अलग से दिख जाते, क्योंकि वो लोग हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ क्लास में नहीं अच्छे हैं, वो क्लब्स में भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो दूसरे टाइप की एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे टाइप के फ्रेंड्स बनाना चाहिए। एंड जितना जल्दी जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं ना, जितना जल्दी उनसे आप अपना कनेक्शन थोड़ा कम करते जाओगे सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे वो लोग आपको खींच के ले जाएंगे दूसरे साइड, आपके करियर के फोकस से दूर ले जाएंगे, आपको ज्यादा दूसरी चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे। तो वो चीजें थोड़ी सी हमें खुद को कम करनी है। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं रहता है वो, बट अगर आपको करियर पे फोकस है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से टाइम पे नहीं करनी है, कौन से टाइम पे फ्रेंडशिप निभानी है, कौन से टाइम पे नहीं निभानी। सो दैट्स ऑल। ये बहुत ही अच्छा आंसर था अबाउट दी फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारी कॉलेज में। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जैसे देखा सेशन में या फिर आपने ऑफलाइन कॉलेज में आपके टीचर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे, तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मेक अ गुड रिलेशन विद टीचर्स। क्योंकि हमारी जैसे कोविड बैच रही है तो हमारा स्टार्टिंग ही ऑनलाइन हुआ है। अभी अगर हम हमें फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट में जाए तो कोई हमें पहचानता भी नहीं, अगर हम पहचानते बट वो नहीं पहचानते कि उन्होंने हमें पढ़ाया है, तो कैसे? सो ऑब्वियसली मैं और मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं, हम लोग, अगर मैं खुद की बातें बताएं, हम लोग के टीचर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। हम लोग कॉलेज आते हैं तो पहले क्लास में नहीं जाके पहले फैकल्टी रूम में जाते हैं, वहां पे सबसे बातचीत होती है, ग्रीटिंग्स नहीं होती है। इट्स लाइक अ मीटअप, कि जैसे दो लोग मिलते हैं ना रोज सुबह एक अच्छे गुड मॉर्निंग के साथ, इट्स लाइक दैट। तो हम लोग उनसे मिलके देन हमारे क्लास में जाते हैं। टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का एक बहुत अच्छा है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या फिर उनकी बात को बहुत अच्छे से ओबे कर सकते हैं। टीचर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि सिर्फ आप पढ़ाई में अच्छे रहो, वो आपको ओवरऑल बनाना चाहते हैं। आपको आपके डोमेन में अगर आपने कुछ डिस्कस करने जाओगे सामने से, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। टीचर्स के आसपास घूमना हमेशा चापलूसी नहीं होती। टीचर्स के आसपास घूमना हमेशा ये रहता है कि आप उनसे कितना इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, कितनी नई चीजें उनसे मिलती, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इतने साल से इतने सारे बच्चों के साथ टैकल कर चुके हैं कि उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा कितना कैपेबल है। तो वो आपको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ला के देंगे। अपॉर्चुनिटी कौन से फॉर्म में होती है?
प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेज वर्क हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। आज जब हम लोग फाइनल ईयर में हैं, हमारे फ्रेंड्स से ज्यादा हमारे टीचर्स खुश हैं कि हमारे प्लेसमेंट्स हो गए। एंड उनको जब हमने प्लेसमेंट्स की तैयारी चल रही है, एक फनी स्टोरी ये भी है कि हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा था, हमारे टीचर भी वहां बैठे थे एंड एक नई टीचर भी बैठी थी जो हमें नहीं जानती थी। तो जब टीचर बात कर रहे थे वो दोनों एंड हम तीनों मिलने गए थे हमारी टीचर से, तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा दिया था कि मैम ये 3 बच्चे हैं, ये लोग बाहर के इवेंट्स में भी एक्टिव हैं, ये लोग क्लास में भी ऑलमोस्ट टॉप 10 एंड उसमें आते हैं, प्लेसमेंट्स भी इनका ही हो रहा है। सो जब ऐसा इंट्रोडक्शन दूसरे टीचर को देंगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है और टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे हर जगह प्रेजेंट है। सो टीचर्स से आपको नई चीजें सीखने तो ऑब्वियसली मिलेगी, लेकिन जब अलग से आप उनसे बात करना चाहोगे एंड डू इट इन अ फ्रेंडली वे, डोंट डू सर मैम। उनको इरिटेट नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। व्हेन मैं आज अपने जब टीचर से मिलता हूँ, आई गो कि कैसे हो सर, क्या हाल है, ऐसी बातें होती है। अब ऐसी बात कोई टीचर से कहते तो सामने से किसी को अलग लगेगा ना, लेकिन टीचर्स को अच्छा लगेगा। वो उन लोग को वो चाहते हैं कि सब फ्रेंडली रहे, आपस में फ्रेंडली वे में बात होती है, उनके काम में हेल्प होती है। उनके पास बहुत सारा वर्कलोड रहता है, यू से कि सर आप ये हमें काम दीजिए, आप बोलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, आप हमें काम दीजिए। तो जब आपको काम मिलने लगेगा, आपकी खुद की चीजें भी इंप्रूव होगी प्लस टीचर्स की भी, तो इससे आपके कनेक्शन अच्छे बने। सो बस यही एक मंत्र है। बहुत खूब। So last 2 questions are there. बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट होता है कि आपने जैसे हमें रेज्यूमे में डिस्कशन किया था कि प्रोजेक्ट का सेक्शन होता है, तो हम पर्सनल प्रोजेक्ट्स तो बनाते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे फर्स्ट सेम से चलते रहते हैं, कि जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइन के प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो उसमें हमें आगे जाके कॉपीराइट, पेटेंट्स और बहुत सारे पब्लिक करने पड़ते हैं। तो वो क्या सच में एट द एंड मैटर करते हैं या फिर वो सिर्फ कॉलेज के जर्नी तक ही रह जाते हैं? ये बहुत सारा लोग को डाउट। तो बिल्कुल एज राइटली सेड कि पेटेंट्स और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से तो रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको अपने आप को अलग दिखाना है बाकी सबसे। तो जो आप अपना पेटेंट रखोगे या अपना खुद का एक प्रोजेक्ट रखोगे, वो ऑब्वियसली दूसरे बंदे से डिफरेंट रहेगा, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो, एक आपके रेज्यूमे पे अलग शो करता है। तो फर्स्ट ईयर से जो आपका, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, 3 साल में एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए एंड उन प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट पेपर, पेटेंट इफ पॉसिबल सब होना चाहिए, ताकि आपके पास एट द एंड आपके पास कुछ पब्लिकेशंस या खुद का एक पेटेंट हो, ताकि आप उसको शो कर सकते हो टू द पर्सन, टू द इंटरव्यू, ताकि वो आपको रिकॉग्नाइज करे कि दिस इज समथिंग न्यू इन हिज रेज्यूमे। आजकल सबको थोड़ा नया चाहिए ना, तो नया कैसे लाएंगे? यही चीजों से ला सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में अलग से बात कर सकते हैं, उसको पेटेंट। तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि ये काम के नहीं रहते, बहुत काम के रहते हैं एंड इफ पॉसिबल एवरीवन शुड ट्राई फॉर दिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शो ऑन रेज्यूमे। मेरी मोस्ट कॉमन डाउट था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे इस डाउट के ऊपर, क्योंकि ऑफलाइन हुआ था उसमें पॉसिबल नहीं होता ये क्वेश्चन डाउट, क्योंकि मैं जानता, मैं पीछे बैठा था तो बहुत सारे लोग इससे डिस्कशन कर रहे थे आपस में, बस किसी को प्रेर नहीं किया कि वो पूछे सबके सामने, तो यही क्वेश्चन मैं अभी पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल। हाँ। सो अब एक क्वेश्चन है कि अब देखो हमारी 4 ईयर की जर्नी है, ये तो जैसे 11th-12th खत्म किया, 11th-12th पूरी कोचिंग में चली गई हमारी, तो वहाँ कुछ लाइफ एक्सप्लोर तो नहीं। कॉलेज की जर्नी आई तो थोड़ा कोविड ने अफेक्ट किया, देन जैसे जैसे खुलने लगे तो हमारे कॉलेज की जो अलग अलग से जो क्या कहते हैं एकेडमिक्स वगैरह उनकी समझ आने लगी। अब अगली स्टेप डालेंगे तो हम कॉर्पोरेट लाइफ में चले गए, तो कॉर्पोरेट लाइफ में उनका अलग मसला, वो अलग ही चलता है, 9 to 5 वगैरह। बट जब हम ऐसे जाएंगे आगे 50-60 ईयर्स के हो जाएंगे, तब हम ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें कॉलेज के दिन याद आने चाहिए। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कॉलेज के डेज है उनके मेमोरेबल कैसे बनाया जाए, कि वो याद आने चाहिए कि यार ऐसा कुछ किया था, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार हमने एक किया होगा। वही क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन टू एंड विद आवर सेशन। सो ऑब्वियसली बहुत सारे मोमेंट्स मिलते हैं कॉलेज लाइफ में,
ऑब्वियसली कोविड ने थोड़ा सा अफेक्ट किया है कि कॉलेज लाइफ जैसे हमें ऑफलाइन आने का मौका नहीं मिला, दोस्तों से ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिला, बट अगेन बहुत सारी मेमोरीज बनेंगी कॉलेज में। एंड मेमोरीज ऐसी बनती है यार, थोड़ी सी मस्ती होनी चाहिए, थोड़ा सा मजाक चलते रहना चाहिए। पढ़ाई तो एट द एंड सब लोग मिलके कर ही लेंगे, वो तो जैसे ही दिमाग में टेंशन आएगा वो लोग कर ही लेंगे अपना, लेकिन मस्ती पढ़ाई। मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, मैं अपने क्लास में सिर्फ 10% बैठा हूँ आज तक, सिर्फ 10% अटेंडेंस हो सकता है, लेकिन आज भी मेरा अटेंडेंस 90% है। कैसे? पहला तो टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन, जब टीचर्स का काम करोगे वो लोग अटेंडेंस संभाल लेते हैं। तो कॉलेज में क्लास बंक करना वाज वेरी कॉमन मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ बैठे, सेकेंड हाफ तक बोर होने लगा, चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाके अपना अपना घूम फिर के सीधा घर भी उसी टाइम पे जाना जब मम्मी पापा को पता हो कि ये कराने का टाइम है। तो एक तो कॉलेज में 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि हम सुबह सुबह आए हैं, किसी का ज्यादा जाने का मन ही हुआ, हम लोग गाड़ी उठाई लोनावला निकल गए घूमने के लिए। तो ऐसे भी सीन हुए हैं, लेकिन वही है कि मस्ती मेमोरीज ये सब होती है जब आप ग्रुप्स में रहते हो, जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, तभी मेमोरीज बनती है। मेमोरीज अभी फिलहाल में मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई फर्स्ट ईयर के जो फेस्टिवल्स हुए थे, कॉलेज फेस्ट हुआ था, उसमें फंक्शंस हुए थे, तो यही टाइप की चीजें हमें याद है अभी तक। उसी टाइप में जो उस टाइम पे जो मस्ती हुई थी उस फंक्शन को अरेंज करते टाइम पे, काम करते टाइम पे, तो वो फनी बातें, घूमे फिरे हैं उसके वजह से। एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली फेयरवेल दिया हमने हमारे सीनियर बैच को, उसका भी फंक्शन हुआ था। So that was again one great thing to remember. So moments और ये एक I think बना तो कोई नहीं सकता है, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वो मेमोरीज बनती जाएंगी, अपने यहाँ पे याद रहेगा कि कॉलेज में उस टाइम पे ये किया था, वो किया था। So मस्ती तो चलती रहती है, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती होती है, कॉलेज बंक करना ये वो तो मैं तो बोल सकता हूँ, फ्रीली बोल सकता हूँ कि हमने तो बहुत किया है। बट अगेन रिग्रेट एट दिस पॉइंट बस यही है कि थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो बड़ी कंपनी क्रैक कर सकते। अभी फिलहाल के लिए मेरा ये रिग्रेट, लेकिन आगे चल के मुझे पता है ये रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि आई विल अगेन वर्क हार्ड मेरे करियर में एंड देन मुझे अच्छी कंपनी मिल सकती है। सो उसका रिग्रेट अभी इस पॉइंट पे बाद में नहीं रहेगा, बट इस पॉइंट पे है थोड़ा बहुत। कुछ रिग्रेट ये भी है कि और भी अच्छा बातचीत और घूमना फिरना हो सकता है तो दोस्तों के साथ कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज की मस्ती के टाइम पे, बट वो नहीं हो पाया। सो बस यही है। इनफैक्ट मैंने अपने एक इंटरव्यूअर को लास्ट में क्वेश्चन भी यही पूछा था कि आपके कॉलेज टाइम का रिग्रेट क्या है। तो उन्होंने भी यही बोला था कि बस कुछ ऐसी बातें थी जो वो उस टाइम पे नहीं कर पाए, कॉलेज के टाइम पे गट्स नहीं बने वो चीजें करने की, तो उस टाइम पे तो बस ऐसे ही है। इस रिग्रेट से एक लास्ट क्वेश्चन याद आया, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब तक हमने जो सारी चीजें देखी तो वो थी पास्ट की या प्रेजेंट, सारी चीजें डिस्कस की, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, भैया की जर्नी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑल टुगेदर। बट अब फ्यूचर के प्लान जान लेते भैया कि आगे क्या करने वाले, या फिर कंपनी में प्रमोशन चाहिए, नेक्स्ट कंपनी, या फिर हाई सीटीसी वाली कंपनी टारगेट करें, या फिर कोई ड्रीम स्टार्टअप, या फिर अलग ही कुछ करना है। तो भैया आपके फ्यूचर प्लान यार फ्यूचर प्लान्स तो वैसे मेरा रोड मैप तो बिल्कुल है ही, सेट है कि जॉब अभी मिला है, जॉब एक्सपीरियंस रहेगा मेरा ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, एंड जो मेरा फील्ड मैंने डोमेन सिलेक्ट किया है उसके लिए मुझे और पढ़ना पड़ेगा, तभी मुझे जो डिजायर्ड मेरा जॉब है, जॉब रोल है, तभी मुझे मिलेगा। सो पढ़ाई ऑब्वियसली मेरा हायर स्टडीज का बिल्कुल प्लान है। एक और बात, ये बात है हमेशा इंटरव्यू में नहीं बोलनी चाहिए, जो आपका प्लेसमेंट इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हायर स्टडीज का ऑब्वियसली प्लान है। मेरा डोमेन वैसा है इसलिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ा। एमएस के लिए जाऊंगा, ऑब्वियसली बाहर जाऊंगा। सो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली जीआरई का प्लान है, एंड देन 2024 तक आई विल बी फ्लाइंग टू यूएस। सो फिलहाल तो यही प्लान है, एंड बट उसके पहले ऑब्वियसली जॉब का मेरा 1 साल रहेगा, एंड आई विल बी वर्किंग, गेटिंग सम एक्सपीरियंस, एंड देन आई विल बी गोइंग। सो ये प्लान रोड मैप तो है बिल्कुल।
बहुत खूब, मतलब मैं वैसे शब्दों में मुझे बात वर्ड ही नहीं कि ये सेशन कैसा रहा है। अब जाते जाते एक बात मेरे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार निशान। मैं सच में कहना चाहूँगा कि दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू गिव एन इंटरव्यू, टू शेयर माई थिंग्स, माई एक्सपीरियंस, माई डूइंग्स इन द कॉलेज लाइफ। तो मैं पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ ऐसे मोड में। ऑब्वियसली मैंने सेशंस ले चुका हूँ, बट दिस हैज़ बीन वेरी ग्रेटफुल टू मी। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन, एंड श्योरली आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जो भी जितना भी ये हमारा जो इंटरव्यू था जो निशांत और मेरा हुआ, बिल्कुल उसे पूरा देखें। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारे टिप्स मिल सकती है, क्योंकि जब हम दूसरे की कहानी सुनते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि उसने क्या अचीव किया है और क्या उसका रह गया है। तो आप उस हिसाब से अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं। तो ऑडियंस के लिए यही मैसेज रहेगा कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड एकेडमिक्स, बट एट द सेम टाइम कॉलेज लाइफ को बहुत इंजॉय करो। लिटरली जो भी काम करने मिलेगा, जो भी मस्ती करने का मौका मिलेगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब तक कॉलेज लाइफ में कुछ ऊपर वाली चीजें और कुछ नीचे वाली चीजें, ऐसा होता है ना कि एकदम डाउनफॉल, एक अपफॉल, वो जो चीजें तब तक नहीं आएंगी, तब तक मजा नहीं आएगा कॉलेज। और हमें मजे लेने कॉलेज के, पढ़ाई तो चलती रहेगी लेकिन मजे लेने कॉलेज में। एंड अगर नहीं लोगे ना तो बाद में कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत रिग्रेट, तो वो मजे लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव, एकेडमिक पर्सपेक्टिव, जो भी उस टाइम पे जो भी कर रहा है, अपना करियर डिसाइड कीजिए, इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। निशान तुझे भी प्लेसमेंट के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you so much, Bhaiya, for joining this session and to share your awesome thoughts to my audience. आपको बस इतना कहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। और अगर कभी आगे मीट हुआ तो जरूर लेंगे और नई नई चीजें डिस्कस करेंगे। लाइफ प्लानिंग अब बाकी है, कॉर्पोरेट लाइफ का भी जो स्टार्ट हुई है, आगे पता नहीं आगे क्या आता है। सो थैंक यू अगेन फॉर सेशन, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू निशान। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस सेशन। इसमें हमने होल और प्लेसमेंट की जर्नी डिस्कस की। इस पॉडकास्ट में मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो गया था, इसलिए मुझे कुछ पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बट ऑल टुगेदर तीनों पार्ट सक्सेसफुल रहे। तो अगर आपने नहीं देखी तो बिट्स बाय निशान की एक प्लेलिस्ट है, आपको चैनल पे मिल जाएंगी। उसमें बहुत सारे अलग अलग और पॉडकास्ट आने वाले, कुछ आ चुके, सो उसे ज़रूर एक्सेस कीजिए। और तो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर फास्ट ट्रैक निशान साइनिंग ऑफ।